Assalamu alaikum, everyone. One of the most important topics when it comes to CSS preparation, PMS preparation, वो ये होता है कि आंसर को लिखना कैसे है. So I try to make certain videos जो कि जिनका कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है और YouTube पे उससे रिलेटेड गाइडेंस अवेलेबल नहीं है. और जो मैंने ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय अटेम्प्ट इन CSS 2023 जो मैंने हर्डल्स फेस किए, आई एम हेयर टू गाइड यू ऑल ताकि आप लोग वो हर्डल्स ना फेस करें ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. So the most important topic is how do you have to write an answer in your exam. Let me introduce myself to you all. I'm Maruf Malik and I have secured 7th position all across Pakistan in CSS 2023. So the topic for discussion today is how do you have to write an answer. और आंसर लिखने की कुछ तरीके हैं, कुछ मैकेनिज्म है, और अगर आपको वो समझ आ जाता है देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या कर रहा है. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर. उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने मेंशन्ड है. फर्स्टली वी हैव द डायरेक्टिव वर्ड्स. ठीक है, डायरेक्टिव वर्ड्स कह लें या कमांड वर्ड्स कह लें. उसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना होता है व्हाट आर द की वर्ड्स जो क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं. ठीक है, देन सीक्वेंस ऑफ राइटिंग क्या होगा और पेपर अटेम्प्टिंग आपने कैसे करनी. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू नो बिफोर यू राइट, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर. और इससे रिलेटेड बहुत रेयरली कोई गाइड करता है. इसलिए जो मैं ये वाली वो चीज़ है जो मैंने बहुत लेटर इन टाइम सीखी. So I hope this video will be beneficial for anyone जिसने answer writing को सीखना है for CSS and PMS. So our discussion for today will be regarding the understanding of a question. How do you have to understand a question? क्योंकि बहुत ज़्यादा I have been evaluating the papers of people who want to appear in the exam, और कुछ students हैं उनके मैं mock exams check कर रही होती हूँ. तो कुछ रिकरिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ रिपीटेड मिस्टेक्स हैं जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. उनको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती एंड दे स्टार्ट राइटिंग व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन. और ये एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है. आप लोग जब इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे रिगार्डिंग द एग्जामिनर रिपोर्ट्स, उस पर क्लियरली मेंशन है कि क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है लेकिन कैंडिडेट्स जो हैं वो आंसर कुछ और दे रहे होते हैं. दे आर नॉट आंसरिंग व्हाट इज आस्क्ड. So you have to understand your question well. You have to understand the requirements of your exam and your examiner. So this is the first thing we will be discussing today. अगली चीज जो हम डिस्कस करेंगे that will be regarding the types of how do you have to decode the directive words, the command words जो आपको indicate कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर जो keywords हैं उनको आपने कैसे identify करना है. So this is the next thing we will be discussing. उसके अलावा कुछ एनालिसिस की टाइप्स होती हैं. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये बात कहते हैं कि हम अपने आंसर के अंदर एनालिटिकल पॉइंट कैसे लेके आएं, या हम इसमें ऐसा कैसे पॉइंट दें जो कि हमें पेपर में हमें बाकियों से डिस्टिंग्विश करा सके. सो देर आर सर्टेन थिंग्स यू कैन प्लेस इन योर एग्जाम. यू कैन आप लोगों को जब आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से हम कर सकते हैं पेपर में, आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. आप उस हिसाब से अपने आर्टिकल्स को पढ़ें, आप उस हिसाब से अपने न्यूज़पेपर को पढ़ें. सो दिस इज हाउ यू विल develop the skill by the period of time. The next thing is how do you have to what are the what are the components of a good answer. Question पूछा हुआ है उसका आपने आंसर देना है. What are the components of a good answer? So we will be discussing all these things today and I hope कि आप लोगों को by the end of this lecture ये सारी बातें clear हो चुकी हैं. So understanding the question statement दी होती है and then you have to write an answer. ठीक है, तो हम उसको start कर लेते हैं. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज ए आपने वहां पे इंफॉर्मेटिव होना, स्पेकुलेटिव नहीं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपने अपनी तरफ से विदाउट एनी एविडेंस बातें नहीं करते जाना. यू हैव टू बी इंफॉर्मेटिव, नॉट स्पेकुलेटिव. Statements and opinions are to be based upon your reading skills. आप articles पढ़ रहे हैं, आप fact book बना रहे हैं, आप अपने facts and figures को compile कर रहे हैं एक जगह पे. So you have to incorporate those where it is required. So this is the most important thing. अब आपके point of views किसी को नहीं चाहिए. आपके point of views जो हैं, you are not a credible source.
जब तक आप सोर्सेज को कोट नहीं करेंगे, जब तक आप रेफरेंसेस की बात नहीं करेंगे, जब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करेंगे, आपकी बात जो है उसमें एविडेंस नहीं है. इट इज नॉट वर्थ इट. तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड फर्स्ट. जब भी आपने आंसर करना है, स्टे टू दी पॉइंट. इररेलेवेंट बातों पे नहीं जाना. स्टे टू दी पॉइंट. व्हाट इज आस्क्ड, यू हैव टू आंसर दैट. ठीक है, जो डायमेंशन पूछी जा रही है आपने उसकी बात करनी है. Then another important thing is address all the components, all the aspects asked in the question. उन्होंने अगर एक स्टेटमेंट दी हुई है एंड देन फुल स्टॉप के बाद वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कमेंट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन दिस रिगार्ड इन पाकिस्तान. उन्होंने एक स्टेटमेंट इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड दे दी, वाटर क्राइसिस से रिलेटेड दे दी, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे आपको दिखाया फ्लड से रिलेटेड दे दी. तो स्टेटमेंट दी हुई है एंड देन दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन. तो स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट. उसको इग्नोर करके हम क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते. स्टेटमेंट इज हैविंग इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस. लुक इनटू इट एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर. तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं. द नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कीवर्ड्स. ठीक है, अभी सिर्फ इन बातों को समझें. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. आप लोगों को ग्रेजुअली समझ आना शुरू हो जाएगी कि आपने आंसर कैसे करना है. आप जब कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप डायरेक्टिव वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दैट शोज योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा था वो आपको क्लैरिटी है एंड नाउ यू आर आंसरिंग दैट. तो ये आप लोगों को बात पता होनी चाहिए कि अगर आप उन चीज़ों को टारगेट नहीं करेंगे, दैट वोंट फेच यू मार्क्स. इसके अलावा बहुत एक आप लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन के तौर पे ये चीज़ें एक्ट करती हैं, बिकॉज यू आर एडिंग वैल्यू टू योर पेपर लाइक दिस. आप लोग फैक्ट्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, रेफरेंसेस, इस तरह की चीज़ें जब पेपर में ऐड करते हैं तो ये आप लोगों के पेपर के अंदर एक वैल्यू ऐड करता है, बिकॉज हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट इस चीज़ को अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है. तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है आपके पेपर के अंदर. So keep in mind all these 4 points, 5 points, and then we will be discussing regarding the aspect of decoding the directive words. Directive words क्या होते हैं? डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो आपको कमांड दे रहे होते हैं, जो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं, जो आपको डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या देना है. इस डायग्राम पे ऊपर जो आप लोगों के सामने विजिबल है, इसमें देयर आर सम डायरेक्टिव वर्ड्स मेंशन. डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, एवैल्यूएशन. ठीक है, तो ये आप लोगों को डायरेक्ट करें कि आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, या आपने एनालिसिस देना है, या आपने एवैल्यूएशन देनी है. सो दीज आर द डायरेक्टिव वर्ड्स. हम और डायरेक्टिव वर्ड्स डिस्कस करते हैं और किस डायरेक्टिव वर्ड के अंदर आपने किस तरह से आंसर करना है वो हम बात डिस्कस करते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ एनालाइज. ठीक है, उन्होंने कहा हुआ एवैल्यूएट, उन्होंने कहा हुआ एसेस. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स. एनालाइज का क्या मतलब है? एनालाइज का मतलब है आपने अपने क्वेश्चन के आंसर को डिसइंटीग्रेट करना है इनटू स्मॉलर पार्ट. ठीक है, यू हैव टू डिसइंटीग्रेट इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड देन यू हैव टू आंसर. स्मॉलर पार्ट्स हो सकते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो डिसइंटीग्रेट करना इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो आपका एनालिसिस वहां पे बिल्ड होगा. यू हैव टू डिसइंटीग्रेट इट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग. देन वी हैव एवैल्यूएट. एवैल्यूएट के अंदर क्या है? आपने बिफोर यू राइट द कंक्लूजन, बिफोर यू कंक्लूड योर आंसर, आपने एक फाइनल एवैल्यूएशन देनी. ठीक है, वट एवर यू हैव रिटन यू हैव टू गिव अ फाइनल एवैल्यूएशन टू इट. और एवैल्यूएशन और सारी चीजें जो है ना, ये आपके एनालिसिस नहीं है. ये आपने कुछ क्रेडिबल थ्योरीज के साथ सब्सटैंशिएट करना है अपने आंसर को. आपने कुछ क्रेडिबल रिसोर्सेज के साथ सब्सटैंशिएट करना है. आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दोज रेफरेंसेज यू आर कोटिंग. ठीक है, किसी क्रेडिबल ऑथर के साथ उसको रिलेट करें. हमारे पास बहुत मल्टीपल ऑथर्स हैं जिनसे हम चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी पीपल हु राइट इन द डॉन न्यूज़पेपर. ठीक है, हम डॉन को एज इट इज नहीं कोट करते, हम उन ऑथर्स की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट अबाउट मलीहा लोधी, वी कैन राइट अबाउट इशरत हुसैन. ठीक है, उनकी जो सब्सटैंशिएट जिस तरह से वो चीज़ों को कर रहे हैं, उनका आर्ग्यूमेंट जो है दैट विल गिव वेटेज टू आवर आंसर, that will build a good analysis to whatever we have written.
युवाल नो हरारी, ठीक है। इसी तरह से इंटरनेशनल बहुत ऑथर्स हैं, फरीद जकरिया। इस तरह से हमने आंसर्स अपने देने हैं। देन वी टॉक अबाउट असेस। असेस क्या होता है? असेस भी इसी तरह से है, वेयर यू हैव टू गिव द ओपिनियन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एंड देन यू हैव टू गिव फाइनल असेसमेंट, ठीक है, फाइनल असेसमेंट टू वट एवर इज आस्क्ड। इन वर्ड्स के अंदर डिफरेंस समझें, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन उसकी वजह से आपके आंसर के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि वो जो पूछ रहे हैं आप उसको टारगेट करें, यू आर आंसरिंग दैट, ठीक है। फिर है बात कमेंट। कमेंट क्या होता है? दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू राइट अबाउट द मेन इशू एंड द प्रॉब्लम, ठीक है। क्या करना है आपने, और उसके बाद यू हैव टू गिव योर रिस्पॉन्स बेस्ड अपॉन व्हाट यू हैव रेड और हर्ड। अब आपने जो चीज पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपने रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। और ये जो है दिस इज बेस्ड अपॉन, यहाँ पे आप अपने पर्सनल ओपिनियंस को अवॉइड करके आप एविडेंस रिसर्च बेस्ड कमेंट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। इसके अलावा क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज में भी दो एस्पेक्ट्स आते हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आप बताएंगे तो आपका एनालिसिस बिल्ड होगा। सिमिलरली वी हैव एग्जामिन। एग्जामिन जो है ये वो वर्ड है जिसके अगर ये आप लोग, अगर मैं आप लोगों को एंड पे बताती हूँ इसी की एक्सप्लेनेशन के एंड पे, that we have the word examine where we have to investigate and establish the key facts and issues, ठीक है। एग्जामिन में हमने हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे की फैक्ट्स और इश्यूज उस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब जब हम इसकी हायरार्की देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एग्जामिन जो है वो एक, सबसे पहले कमेंट है। कमेंट एक उसमें आपने इतनी डेप्थ में नहीं जाना। जब आपने डेप्थ में जाना है तो एग्जामिन पूछा जाएगा आपसे, और आपने फर्दर डेप्थ में जाना है तो आपसे एनालाइज पूछा जाएगा। तो दिस इज द हायरार्की, कमेंट, एग्जामिन, एनालाइज। इस तरह से हायरार्की आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कमेंट में आपने कितनी डेप्थ में जाना है, एग्जामिन में कितनी डेप्थ में जाना है, एंड देन व्हेन एनालाइज विल बी आस्क्ड तो आपने ज्यादा डेप्थ में जाके बात करनी है। यू हैव टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। क्रिटिकली एग्जामिन, जब वर्ड क्रिटिकली लग जाता है ना तो आपने नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स दोनों की बात करनी होती है। तो फिर आपका एनालिसिस एक बेटर बैलेंस्ड अप्रोच, एक बैलेंस्ड आपका आंसर क्रिएट होता है। तो क्रिटिकली एनालाइज यही चीज होती है, एंड देन यू हैव टू कम टुवर्ड्स अ बैलेंस्ड कंक्लूजन एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। इसके बाद है एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस। दीज वर्ड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, और इसके अंदर आपने क्या बताना है, जो हम पढ़ते हैं कि 5 Ws और हाउ, आप उनको माइंड में रखें एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल टर्म्स। की टर्म्स आर टू बी एलैबोरेटेड, जो भी पूछी जा रही है उसको एलैबोरेट करना है आपने अपने आंसर, ठीक है। एलैबोरेट भी उसी तरह से है। इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट क्या चीज होती है? इलिस्ट्रेट जो है, इलिस्ट्रेट इस वर्ड से ही क्लैरिटी है कि इलिस्ट्रेट करना है आपने, सब्सटैंशिएट करना है। किस तरह से? यू हैव टू राइट द डिटेल्ड अकाउंट कि हुआ क्या है, ठीक है, हाउ इट हैपेंड, एंड देन दे वांट यू टू इलिस्ट्रेट विद रेलेवेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देंगे आप, केस केस इन पॉइंट वहां पे कोट करेंगे, तो वो आपका इलिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट है उसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल दीज क्वेश्चंस। और जो आपसे डायरेक्टिव वर्ड पूछा जा रहा है समझें उसे कि वो पूछ क्या रहे हैं, एंड देन यू हैव टू आंसर। इसी तरह से वो पूछते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्या है? इस स्लाइड के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट आपको नजर आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ही है। सो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में यू हैव टू राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस तो ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का क्वेश्चन आया, पूरा का पूरा वो आंसर जो है वो एक टेबल फॉर्म में देना शुरू कर देते हैं। दैट इज नॉट एट ऑल करेक्ट। यू हैव टू राइट पैराग्राफ्स। आप टेबल दें, बेशक दें, वहां पे चार्ट्स क्रिएट करें, कुछ भी करना चाहते हैं, वेन डायग्राम क्रिएट करें जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों को विजिबल है। दीज आर द टू मेथड्स टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। ये टेबल है, ये वेन डायग्राम है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन द बेटर अप्रोच इज दैट यू हैव टू राइट पैराग्राफ्स ऑल्सो। यू हैव टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट पे क्वेश्चन आता है, या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन्स आ जाते हैं,
तो इस तरह के कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट जो आते हैं, तो आपने ये नहीं करना कि पूरा का पूरा आप टेबल बनाना शुरू कर दें, आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आप इस तरह से टेबल ऐड कर सकते हैं जस्ट फॉर वैल्यू एडिशन इन योर आंसर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। उसके अलावा होता है कि एनालिसिस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, हम किस किस तरह से एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें एनालिसिस नहीं करना आता। अब एनालिसिस आपने अपना एनालिसिस इस तरह से नहीं देना, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस हैं। यू कैन गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस, यू कैन गिव कॉन्टेम्परेरी एनालिसिस, यू कैन गिव द क्रिटिकल एनालिसिस या हिस्टोरिकल एनालिसिस। अब वो देते कैसे हैं? देखिए, कंपैरेटिव एनालिसिस जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाली चीज ही है। यू हैव टू कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, टू या उससे ज्यादा चीजें होंगी, आप उनमें कंपैरिजन बिल्ड करेंगे, उसमें सिमिलैरिटीज बताएंगे, डिफरेंसेस बताएंगे, आपका कंपैरेटिव एनालिसिस है। दूसरा एनालिसिस एक होता है कॉन्टेम्प्रेरी एनालिसिस। देखिए, एक पुरानी चीज हो चुकी है और आप उसको कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पे रिलेट कर रहे हैं, वो है कॉन्टेम्प्रेरी एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू द थिंग्स प्रिवेलिंग टुडे। तो टू नेशन थ्योरी की रेलेवेंस आजकल कॉन्टेम्प्रेरी एनालिसिस हो गया। इसके अलावा बात होती है क्रिटिकल एनालिसिस की। हर चीज क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, हर एक को लगता है कि बस क्रिटिकल एनालिसिस एक ही एनालिसिस है जो एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा कोई और एनालिसिस ही नहीं है। उसके अलावा बहुत एनालिसिस है, सो कीप इन माइंड दिस थिंग। अब क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है कि आप इंटरनली क्रिटिकल एनालिसिस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आपके पास दो स्टडीज हैं एंड देन यू आर क्रिएटिंग एन एनालिसिस थ्रू दैट। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक ही आपकी अप्रोच है और आप उसी का क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। सो दीज आर द टू थिंग्स यू कैन डू व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस। हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये थ्यूसिडिडीज ट्रैप की बात होती है तो उसको रिलेट किया जाता है यूएस चाइना राइवलरी के साथ। सो यू हैव टू नो दीज थिंग्स कि इस तरह के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स कौन से हैं, और अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, एंड देन हाउ कैन यू रिलेट दैट थिंग विद द मॉडर्न टाइम रिलेवेंस। तो हिस्टोरिकल एनालिसिस को आप कॉन्टेम्प्रेरी एनालिसिस भी बना सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट ऑल्सो। ये दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं और इन दोनों को डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है। देन आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ एनालिसिस मल्टीपल टाइम्स पिछली वीडियोस में भी। सॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, एक ही एनालिसिस की टाइप है और या आप किसी भी टॉपिक के अंदर इस तरह के एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताए हैं जो आप लोग अपने पेपर में अपने एनालिटिकल माइंड से, जो आपकी रीडिंग स्किल्स हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कंबाइन करें, माइंड में लेके आएं और आपके ये स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि आपने इस तरह के एनालिसिस कैसे डेवलप करने हैं अपने आंसर। एक आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस। कुछ स्टूडेंट्स हैं, आई हैव बीन एवेल्युएटिंग द पेपर्स और मैं यही चीज नोट कर रही हूँ कि they don't start with an introduction, they don't end their answer with a conclusion। ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन, आपके आंसर की ब्रैकेट है जो आप बिल्ड कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड देन एट द एंड यू आर कंक्लूडिंग इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से स्टार्ट करें, यहीं पे एंड करें। देन देयर इज अ मेन बॉडी ऑफ योर आंसर इन बिटवीन। So keep in mind that you have to start with an introduction, then you have to end it with a conclusion, और दरम्यान में एक मेन बॉडी होगी आपके आंसर। मेथड क्या है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन का तरीका क्या है, इंट्रोडक्शन में आना क्या है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर्स, जो आपके 10 पेपर्स या 9 पेपर्स हैं अदर देन एसए प्रेसी। ठीक है, और जीएसए भी कह लें, लेकिन बाकी जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें यही इंट्रोडक्शन का मेथड है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसए हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स जो आपके ऑप्शनल्स हैं, जो आपके बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। सो कीप इन माइंड दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन इंट्रोडक्शन, आपने वहां पे सिर्फ उस इशू को, टॉपिक को या आइडिया को नहीं इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, आपने ब्रीफली कुछ उस आंसर से रिलेटेड जो वहां पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया, उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, उसके कोई की एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, यू हैव टू मेंशन दोस देयर। जितने पार्ट्स हैं, जितनी चीजें पूछी जा रही हैं आपके क्वेश्चन में, आपने हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस करना है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, स्किप नहीं करनी चीजें। आपने अपने क्वेश्चन को हिट करना है डायरेक्टली इन योर आंसर, इन योर इंट्रोडक्शन। आपने क्वेश्चन के कीवर्ड्स को अपने इंट्रोडक्शन में जरूर यूज करना है क्योंकि दोज आर रेलेवेंट। ठीक है, देन वी कैन इवन ऐड
we can add further points, जैसे for example for the step 2 when you are writing the paragraphs, तो paragraph को ये mind में रखें आप कि हर paragraph लिखने के rules हैं, and if you know those you will be writing a good paragraph. linkages create करें. दूसरी बात ये कि एक paragraph के अंदर आपने एक आइडिया की बात करनी. अगर तो बहुत कोई डिफरेंट सी चीज है तो फिर वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मोस्टली यही होता है एक पैराग्राफ में आपका एक आइडिया डिस्कस होता है, और वही एक बेटर अप्रोच है एक पैराग्राफ को लिखने. So this is how you have to write, and then you have to wrap up your answer in a balanced way in your conclusion. फिर स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको लोगों को बताया है, टेम्पलेट क्या होगा आपका, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है उसका ओवरव्यू दें, उसमें कोई की टर्म्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर कोई जो आपके हेडिंग्स आप वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो आपके कीवर्ड्स जो उसमें से निकलेंगे उसका एक ओवरव्यू देते हैं. ओवरव्यू पैराग्राफ के अंदर यू कैन इवन add maps, you can add flow charts, you can give a summary of whatever you will be writing further. ठीक है, तो ये ओवरव्यू वो हो जाएगा. फिर आ जाए आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर, और टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन है उसके जितने पार्ट्स हैं उसको आपने डिवाइड करना है अपने मेन हेडिंग्स में. मेन हेडिंग को डिवाइड करें फर्दर सब हेडिंग्स, जैसे मैंने आप लोगों को एनालिसिस की टाइप्स बताई, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल. तो पॉलिटिकल को भी स्पेसिफाई करें कि किस टाइप का पॉलिटिकल पॉइंट आप दे रहे हैं. आपने सिर्फ पॉलिटिकल लिख दिया वो दैट इज नॉट सफिशिएंट. स्पेसिफिक हेडिंग्स दें. स्पेसिफिक हेडिंग्स देंगे तो आपका पता चलेगा दैट यू हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक. अगर आप जनरल देंगे, पॉलिटिकल को पॉलिटिकली लिख दिया, पॉलिटिकल को स्पेसिफाई नहीं किया अपने सब हेडिंग में, दैट वोंट बी बेनिफिशियल फॉर यू, और एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपको कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसकी. उसके बाद जब आपके सारे मेन पॉइंट्स एड्रेस हो जाएं क्वेश्चन के, देन यू हैव, इट इज, इफ इट इज रिक्वायर्ड तो आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, कोई रिकमेंडेशंस दे सकते हैं. इफ इट इज रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट. देन यू कैन ऐड एनालिसिस. एनालिसिस ये है कि एनालिसिस अगर तो क्वेश्चन में मांगा हुआ है देन इट इज कंपल्सरी कि क्रिटिकली एनालाइज, दैट मींस इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है. अगर तो एनालिसिस का पार्ट नहीं है देन दिस विल दिस विल बी एन एडिशनल पॉइंट यू आर एडिंग, तो वो आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपने आंसर कैसे करना है. एंड देन यू हैव टू एंड इट विद अ कंक्लूजन. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिकेट डीप रूटेड इश्यूज, एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ दिस क्राइसिस एंड वे फॉरवर्ड. अब इसमें उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने आपको की टर्म्स कौन कौन सी दी है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस. पाकिस्तान स्पेसिफिक बात है अगर, इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है, और वो भी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, डीप रूटेड इश्यूज, कॉजेज, और उन्होंने क्या कहा है, क्या वे फॉरवर्ड है. तो ये सारी चीजें वो पूछ रहे हैं. इसमें आपने काम यही इसी तरह से करना है, जो इसमें कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कोशिश करें आप उनको इसी तरह से अंडरलाइन कर लें. अंडरलाइन करेंगे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, और क्वेश्चन को एक दफा नहीं तो दो दफा जरूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि पूछ क्या रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाएं कि इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, मैंने आप लोगों को तरीका बताया उस तरह से इंट्रोड्यूस करें अपने टॉपिक. फिर उसका ओवरव्यू दें, डीप रूटेड इश्यूज इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, यू कैन इवन ऐड अ फ्लो चार्ट, यू कैन ऐड अ मैप. ठीक है, तो वो आप लोगों की अप्रोच है जिस तरह से आप उसको लेके चलना चाहते हैं. सो दिस इज एन ओवरव्यू यू आर गिविंग. फिर आ जाए कॉजेज. ठीक है, अब कॉजेज आप बताएंगे कि कॉजेज क्या हैं, के इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. उसके बाद आप बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है इसका, क्योंकि उन्होंने पूछा है वे फॉरवर्ड बताएं. ठीक है, उसको भी आप मल्टीपल पॉइंट्स में डिसइंटीग्रेट करें. फिर यहाँ पे यू कैन ऐड एन एनालिसिस. ठीक है, आपका अपना एनालिसिस नहीं, क्रेडिबल थ्योरीज से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप किस तरह से थ्योरीज को रिलेट कर सकते हैं. ओके, एंड देन यू विल एंड इट विद एन इंट्रोडक्शन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट एन आंसर, अ गुड आंसर. यही मेथड होगा आपका, और टेम्पलेट मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर किया है. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आर अ मस्ट, ये ब्रैकेट क्रिएट करेंगे आपके आंसर की, एंड देन यू कैन एंड इट विद अ एंडिंग लाइन के यहाँ पे आपका आंसर एंड हो. इसके अलावा मैप मैंने आप लोगों को कहा कि यू कैन ऐड अ मैप इन योर ओवरव्यू पैराग्राफ. तो ओवरव्यू पैराग्राफ के अंदर अगर आपने कोई मैप ऐड करना है और मैप बनाने में यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट, यू कैन गो थ्रू द वीडियो ऑफ हाउ टू मेक मैप, और नोट्स कैसे बनाने हैं उसकी भी एक आप लोगों के लिए अप्रोच यहाँ पे मेंशन्ड है. सो यू कैन गो थ्रू दैट, एंड आई थिंक इट विल मेक इट ईजी फॉर यू ऑल कि आप लोगों ने उसको कैसे करना है.
एक और चीज ये है कि पेपर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड आई विल हाईलाइट दिस थिंग फॉर यू ऑल, कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं दे आर आउट ऑफ द रेस बिकॉज दे आर नॉट गुड एट टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे का टाइम है, यू हैव टू राइट वेल, यू हैव टू मेंटेन एंड ऑर्डर अ बैलेंस बिटवीन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। 4 सवाल हैं, चारों को इक्वल वेटेज देनी है। ये नहीं कि पहला सवाल बहुत अच्छा और बाकी 3 सवाल जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। डोंट डू दैट। give equal weightage to each and every question, that is very important। कोशिश करें बैलेंस मेंटेन रखें सब जवाब में, हर तरह के आंसर्स में। जो आपने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं इनको वाइजली सेलेक्ट करें एंड देन गिव अ बैलेंस्ड आंसर, हर एक का इक्वल वेटेज के साथ। यू हैव 3 hours, डिवाइडेड वाइजली। इसके अंदर आपका एक सेक्शन होगा एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज जब आपके कंप्लीट हो जाएं 10 to 15 minutes, देन यू कैन मूव ऑन टू दीज। 35 minutes अगर आप एक क्वेश्चन को दे रहे हैं, सो यू कैन मैनेज योर टाइम वाइजली लाइक दिस। इसके अलावा जो आपकी कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बैलेंस्ड आंसर, हर एक के अंदर कंसिस्टेंट आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप लोगों के जो मेन चीज होगी दैट विल बी रिगार्डिंग द साइड्स ऑफ द पेपर। आप लोग अपनी स्पीड, अपनी हैंड राइटिंग स्पीड को इतना बनाएं कि आप मैनेज कर सकें एग्जाम। देयर आर मेनी पीपल हु आर आउट ऑफ दिस रेस जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गुड मैनेजर्स। You are giving an exam to become a bureaucrat in future, so keep in mind that you have to be a good manager. So this is what I can say, and I will conclude this here, and I hope this video was beneficial और आप लोगों ने जो सीखा है you can apply this in your papers also. Thank you very much. Allah Hafiz.